पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट वीडियो है माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर के बारे में। किस प्रकार की सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं और जितने माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं उनके नंबर और सेल्स की फंक्शन के बीच में क्या कोरिलेशन होता है। लास्ट वीडियो में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी क्यों करते हैं, बेसिक फंक्शंस क्या हैं। और अब नेक्स्ट टॉपिक ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर हम माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अलग अलग सेल्स में कितने कितने नंबर होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें कि माइटोकॉन्ड्रिया हमेशा यूकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स का मतलब है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। तो किसी भी बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के अंदर ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिलता है। किसी किसी बुक में आपको या छोटी क्लासों में आपने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का जो फंक्शन होता है वो एक अलग स्ट्रक्चर करती है मीजोसोम्स के नाम से। वो चीज़ बिल्कुल गलत है, उसको आप आज से बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मीजोसोम और माइटोकॉन्ड्रिया का कोई भी फंक्शनल या स्ट्रक्चरल रिलेशनशिप नहीं होता है। आगे अपन इसके बारे में और ज़्यादा बात करेंगे। प्रश्न ये उठता है कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स में अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं तो वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन जो है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है लिविंग फंक्शन सेल्स के लिए, कि एटीपी का प्रोडक्शन या एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन प्रोकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन करती है। ये आप ध्यान रखें कि वहाँ जो सेल मेम्ब्रेन है वो अकेली मेम्ब्रेन है पूरी सेल में, उसके अलावा कोई दूसरी मेम्ब्रेन नहीं है। तो सेल मेम्ब्रेन ही वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन करती है। एटीपी का प्रोडक्शन सेल मेम्ब्रेन में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन आते हैं कि वो कौन सी सेल्स हैं जिनके अंदर सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया मिलता है, एक सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैक्सिमम यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया एक सेल में मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दिया है, एक फंगस का दिया है। फंगस का एक स्पोर है, फंगस का नाम है ब्लास्टोक्लेडिएला इमर्सोनिया। तो ये फंगस का जो स्पोर है सिंगल सेलुलर है, यूनिसेलुलर है। इसके अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक कोशिका का बना हुआ है और एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी प्रकार से क्लोरेला जो है वो सिंगल यूनिसेलुलर एल्गी है और उसके अंदर भी एक ही माइटोकॉन्ड्रिया है। इसी तरह से एक स्पेशल माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही एक दूसरा स्ट्रक्चर है काइनेटोप्लास्ट, जो मिलता है आपको प्रोटोजोन्स में। एक ग्रुप है काइनेटोप्लास्टिडा जिसके अंदर ट्रिपेनोसोमा आता है, लीशमैनिया आता है, जो पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स हैं वो उसके अंदर आते हैं। तो वहाँ पर एक सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही एक दूसरा ऑर्गेनल जिसके अंदर डीएनए होता है, लेकिन हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया जैसा। एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया जैसा ही है और उसको वहाँ पर बोलते हैं काइनेटोप्लास्ट। काइनेटोप्लास्ट इसलिए बोलते हैं कि ये उसका जो फ्लैजिलम है उससे क्लोजली एसोसिएटेड रहता है। चूँकि फ्लैजिलम का काम होता है मोशन करना, गति करना, तो उस गति के लिए जो एटीपी चाहिए वहाँ से प्रॉपर सप्लाई हो सके, तो अपन ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ से वो एनर्जी की सप्लाई करने के लिए ये फ्लैजिलम से एसोसिएटेड रहता है। तो मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ जो बताती हैं वो ये बताती हैं कि 70 साल पहले काइनेटोप्लास्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर था जो जेनस ग्रीन से स्टेन्ड होता था। जेनस ग्रीन एक वाइटल स्टेन है जिसको माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करने के लिए, स्टेन करने के लिए यूज़ करते हैं। और बाद में ये देखने में आया कि ये न्यूक्लिक एसिड का जो स्टेन है, फल्जन जिसको बोलते हैं, उसके लिए भी पॉजिटिव रिएक्शन देता है कि मतलब डीएनए भी है इसके अंदर और माइटोकॉन्ड्रियल एक्टिविटी भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो काइनेटोप्लास्ट आप याद रखें संख्या में एक है, इसीलिए इस हेडिंग के साथ लिया गया है। सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया के अंडर में मैंने लिया है, लेकिन ये स्पेशल केस है जो सिर्फ काइनेटोप्लास्टिडा प्रोटोजोन ग्रुप में ही मिलता है, जिसके एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए, ट्रिपेनोसोमा और लीशमैनिया। ठीक है, और भी दूसरे हो सकते हैं, उनको आप थोड़ा सा और ज़्यादा सर्च करें। उसके बाद आता है ह्यूमन सेल। डिफरेंट ह्यूमन सेल्स में कितने कितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया कितने किसी सेल में मिलते हैं, ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि उस सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि सेल एनर्जी
को कितना ज़्यादा यूज़ कर रही है, उसके अंदर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कितनी हैं, उसके अंदर क्रेब्स साइकिल की इंटेंसिटी कितनी है, या वो बॉडी में किस जगह पे मिल रही है। फॉर एग्जांपल मसल टिश्यूज़ हैं, एनी टाइम मसल टिश्यूज़ जो हैं वो मूवमेंट का काम करते हैं। या फिर एक बहुत अच्छी लोकेशन है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व एक ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स का अपन मान सकते हैं कि वहाँ पर चूँकि देखने का काम कंटिन्यूस होता है, जब तक हम वेकिंग स्टेट में रहते हैं, जागते रहते हैं, तब तक कंटिन्यूस देखने का काम होता है। तो ऑप्टिक नर्व जो है वहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया की अच्छी नंबर पाई जाती है, दूसरी सेल से ज़्यादा पाई जाती है। और आगे चल के जब माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज़ आपको अगले वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो में कभी बताएंगे, तो वहाँ पर आएगा कि अगर माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ ऑप्टिक नर्व में अगर कम हो जाते हैं तो ऑप्टिकल न्यूरोपैथी एक डिजीज़ है, वो हो जाती है लिबर्स ऑप्टिकल न्यूरोपैथी हो जाती है, जिसमें विज़न जो होता है वो इम्पेयर हो जाता है, दिखाई नहीं देता है। तो जितनी ज़्यादा सेल की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट होगी, जितनी ज़्यादा सेल एक्टिव होगी, उतना ही ज़्यादा आपको माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या मिलेगी। तो यहाँ पर कुछ हमने एग्जांपल दिए हैं। फॉर एग्जांपल इसको पहले रीड कर लेते हैं। बाय वेट अप टू 10% ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। इन नंबर्स देयर आर अबाउट 10 मिलियन बिलियन। मतलब पूरी ह्यूमन बॉडी को अगर अपन मिला लें तो बाय वेट 10% जो है हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया ही है। मतलब पूरी बॉडी सेल की बनी हुई है और उन सेल्स का 10% वेट जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया को असाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, कि माइटोकॉन्ड्रिया कितना ज़्यादा है, आप ये इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ह्यूमन लिवर सेल इज़ लार्ज इन नंबर विथ अबाउट 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल, मेकिंग अप टू 1/5 ऑफ द सेल वॉल्यूम। इसका मतलब है कि एक लिवर सेल के अंदर 1/5 उस सेल के 1/5 भाग का जो वॉल्यूम है वो माइटोकॉन्ड्रिया एक्वायर कर लेते हैं। क्योंकि लिवर सेल भी आपको पता है कि लिवर जो है वो मेटाबॉलिक फैक्ट्री है, ऐसा ऑर्गन है जिसमें जो मेटाबॉलिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत सारी रिएक्शंस होती हैं, बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होती हैं। तो लिवर की हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से वहाँ पर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया मिल रहे हैं। आरबीसी, हेयर सेल और आउटर स्किन सेल्स। आउटर स्किन सेल का मतलब है जो आपकी एपिडर्मल सेल्स हैं जो डेड हो चुकी हैं, या हेयर सेल्स हैं जो ऑलमोस्ट डेड हैं, ग्रो कर रही हैं, हेयर का जो टिप है उसके आसपास की सेल्स। और आरबीसी के अंदर आपको पता है न्यूक्लियस भी नहीं होता है और वहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। बेसिकली आरबीसी का काम है हीमोग्लोबिन को एकोमोडेट करना। तो हीमोग्लोबिन को स्थान देने के लिए वहाँ पर आरबीसी की जब सिंथेसिस होती है बोन मैरो में, तभी से वहाँ पर सारे सेल ऑर्गेनल हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया भी ख़त्म हो जाता है। तो मैच्योर आरबीसी के अंदर आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं मिलता है। उसके बाद में एक अलग केस आता है जो कि थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना है, वो है मैमेलियन स्पर्म सेल्स। ह्यूमन भी इसमें शामिल है। 50 to 70 माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं स्पर्म के मिडिल पीस के अंदर। तो मिडिल पीस का मतलब है कि हेड के बाद स्पर्म का जो हेड है उसके पीछे जो मिडिल पीस है वहाँ पर 50 to 70 माइटोकॉन्ड्रिया मिल सकते हैं। ह्यूमन का केस भी ऐसा ही है। और उसके अंदर आपको पता है कि स्पर्म मूव करता है, तो टेल के मूवमेंट के लिए जो एनर्जी चाहिए वो माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। तो एक बार एग सेल के पास जब अप्रोच हो जाती है, पहुंच जाता है स्पर्म, उसके बाद मिडिल पीस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो मिडिल पीस बाहर ही रह जाता है और हेड जो है वो डीएनए के साथ में अंदर एंटर कर जाता है एग सेल के अंदर। तो स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान सारे के सारे जो माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले के उपस्थित होते हैं वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। इसमें है कि कौन सी ऐसी सेल्स हैं अपने एनिमल किंगडम में या यूकेरियोट्स में जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी संख्या में, 1 लाख से ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं। तो ह्यूमन के अंदर या मैमेलियन एग सेल जो है, और मैमेलियन के अलावा अगर आप लोअर वर्टिब्रेट्स में देखेंगे तो वहाँ पर भी एग सेल जो होगी वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या करीब 1 लाख से ऊपर होती है। यहाँ पर ह्यूमन सेल के अंदर बताया जा रहा है कि 1 लाख से 6 लाख तक माइटोकॉन्ड्रिया एक oocyte के अंदर हो सकते हैं। In humans, the mature egg cell or oocyte contains the highest number of mitochondria among human cells, ranging from 1 lakh to 6 lakhs mitochondria per cell. But each mitochondrion contains only one copy of mitochondrial DNA. मतलब एक सेल के अंदर 1 लाख से 6 लाख माइटोकॉन्ड्रिया हैं और सब के अंदर एक एक डीएनए की कॉपी है। अगेन वही बात रिपीट हो रही है कि oocyte के अंदर एग सेल में और oocyte में दोनों में 1 लाख से ऊपर माइटोकॉन्ड्रिया हैं। उसके बाद में एक सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे पुराना एग्जांपल है कि सबसे ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोट्स में रिकॉर्ड है
केओस एक जाइंट अमीबा है जो प्रोटोजोन है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, करीब 5 लाख के करीब एक सेल के अंदर मिलते हैं। तो ये लास्ट फोर्थ पॉइंट है, इन लोअर यूकैरियोट्स द नंबर कैन बी सब्सटेंशियल, फॉर एग्जांपल 5 lakhs माइटोकॉन्ड्रिया हैव बीन फाउंड इन द जाइंट अमीबी केओस। तो ये वो सेल्स की कैटेगरी है जहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा मिल रहा है। तो इसका मतलब ये वो सेल्स हैं जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा है। उस साइट के अंदर ऐसा क्या है कि वहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है या वहाँ पर ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत पड़ रही है? तो ये आप थोड़ा सा इस पर विचार करें। इस क्वेश्चन को मैं वापस रिपीट करूँगा अगले किसी वीडियो में, तब मैं आपसे वापस इस रीज़न पे आऊँगा कि उस साइट के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा क्यों होते हैं। अब ये चीज़ जो है वो सबसे स्पेसिफिक है कि वो यूकैरियोट जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता ही नहीं है। तो एक ही यूकैरियोट ऐसा है, मोनोसर्कोमोनाइडिस। ओके, मोनोसर्कोमोनाइडिस एक फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है। फ्लैजिलेट प्रोटोजोन, वही फ्लैजिलेट का ग्रुप की बात कर रहे हैं जिसमें ट्रिपेनोसोमा आता है, लेकिन वो काइनेटोप्लास्टिडा है और ये अलग है। ठीक है, इसका ग्रुप फ्लैजिलेट के अंदर ही दूसरे ग्रुप में आता है। तो मोनोसर्कोमोनाइडिस के अंदर टोटली माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है और माइटोकॉन्ड्रिया के बिना पाए जाने वाली अकेली ये सेल है। अब ये जो यहाँ पर जो आप स्लाइड में देख रहे हैं, ये मैंने वो आर्टिकल बताया है जहाँ पर ये रिपोर्ट किया गया है कि मोनोसर्कोमोनाइडिस के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल ऑर्गेनल नहीं होता है। कार्नोस्कोवा साइंटिस्ट है, इनका है, करंट बायोलॉजी के अंदर ये पेपर पब्लिश हो रखा है। इसके अंदर ये 2016 का ही रिपोर्टिंग है, ज़्यादा पुरानी डिस्कवरी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोनोसर्कोमोनाइडिस के अंदर इन्होंने यहाँ पर रिपोर्ट किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते हैं। तो काफ़ी बड़ा है, मैंने सिर्फ उसका छोटा सा स्नैपशॉट लेकर यहाँ पर पेस्ट किया है। तो इस एग्ज़ाम्पल को आप हमेशा याद रखें। ये यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में इसका फ़ोटो आ रहा है, ये मोनोसर्कोमोनाइडिस है। तो ये फ्लैजिलेट प्रोटोजोन है और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जैसे जियार्डिया जैसा शेप दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा फ्लैजिला भी दिख रहे हैं साफ साफ। तो इसका एग्जांपल आप हमेशा याद रखें। इसके बाद में एक और है, ये है हैनेग्वा साल्मिनिकोला। ठीक है, ये एक निडेरियन ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टी सेलुलर है। देखो पहले वाला जो मोनोसर्कोमोनाइडिस जो था वो यूनिसेलुलर था, यूकैरियोट था। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया तो है लेकिन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम नहीं है। तो माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम का लॉस हो गया है। तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो विदाउट माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के है, तो ये वाला एग्जांपल हो हैनेग्वा साल्मिनिकोला। ठीक है, तो ये निडेरियन है, ये भी एनिमल किंगडम से है। ये इसका फ़ोटो है, देखिए आप इसके अंदर वो जो ट्राइकोब्लास्ट सेल्स जो होती हैं वो देख सकते हैं, इसके अंदर साफ दिख रही हैं। तो ये दो एग्जांपल आप हमेशा याद रखें। सेल्स इसमें जो प्लांट के अंदर मैंने बताया कि प्लांट की जो मीज़ोफिल सेल्स हैं, इसमें करीब 200 से 600 माइटोकॉन्ड्रिया मीज़ोफिल जो लीफ सेल्स होती हैं उसमें मिलते हैं, जिनकी संख्या एजिंग के साथ साथ जैसे जैसे लीफ पुरानी होती है या प्लांट के अंदर एजिंग आती है वैसे वैसे धीरे धीरे ये इनकी संख्या कम होती जाती है। इसके बाद अपन आते हैं ईस्ट पर। देखो ईस्ट भी एक अलग एग्जाम्पल है, एक मॉडल यूकैरियोट है ईस्ट। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि ईस्ट के अंदर कितने माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे। ये बात इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि ईस्ट को हम किस कार्बन सोर्स पर ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, कार्बन सोर्स पर ग्रो कर रहे हैं या उसको ऑक्सीजन दे रहे हैं या ऑक्सीजन नहीं दे रहे हैं। तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कम हो जाती है, और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो जो माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर है वो अगेन फिर चेंज हो जाती है। तो दो फैक्टर्स हैं, सबस्ट्रेट और ऑक्सीजन की सप्लाई है या नहीं है। तो इसको थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। ईस्ट हैव बीन शोन टू वेरी इन द टर्म्स ऑफ पर सेल माइटोकॉन्ड्रिया नंबर बेस्ड ऑन सबस्ट्रेट डिस्पाइट रिलेटिवली कंसिस्टेंट per cell mitochondrial DNA copy number. For example, yeast grown on a glucose substrate was shown to contain 2 to 3 mitochondria that are branched in structure, while those grown on ethanol substrate contains 20 to 30 tubular shaped mitochondria. तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर ग्लूकोज सबस्ट्रेट पर ग्रो करते हैं तो 2 से 3 माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं जो कि ब्रांच्ड स्ट्रक्चर के होते हैं, और अगर इथेनॉल सबस्ट्रेट पर ग्रो करते हैं तो 20 से 30 ट्यूबुलर
स्ट्रक्चर के माइटोकॉन्ड्रिया आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर ये सेकंड पॉइंट में देखिए, अभी मैंने जो बात करी है, इन ईच सेल ग्रोन एनारोबिकली सक्सेसिव जनरेशंस कंटेन्स फ्यूअर एंड फ्यूअर माइटोकॉन्ड्रिया। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप उसको एनारोबिक कल्चर में ग्रो करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई को कम कर देंगे, तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ेगी वैसे वैसे माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो धीरे 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 डॉटर ईस्ट सेल में धीरे 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 कम होती जाएगी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। अब ये आखिरी चीज़ है जो आपको माइटोकॉन्ड्रियल नंबर में ध्यान रखनी है कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो नंबर है वो तो इम्पॉर्टेंट है ही है, उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी कितने हैं, मतलब जो इनर मेम्ब्रेन के जो इन्वोल्यूशंस होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, फिंगर शेप्ड जो प्रोजेक्शन बनाती है इनर मेम्ब्रेन में, उसकी डेंसिटी कितनी है। पहली चीज़ वो, अगर वो डेंसिटी ज़्यादा है और माइटोकॉन्ड्रिया की नंबर कम है तो हम ये कह सकते हैं कि क्वालिटेटिवली वो माइटोकॉन्ड्रिया बेटर है जिसके अंदर क्रिस्टी ज़्यादा है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये कि उसके अंदर जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, एक है या एक से ज़्यादा है, एक माइटोकॉन्ड्रिया में एक ही माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए है या एक से ज़्यादा है, तो उसकी प्लॉइडी का लेवल क्या है, कितने डीएनए के मॉलिक्यूल हैं, वो एक अलग चीज़ है। उस वो भी चीज़ इस चीज़ को इम्पेक्ट करती है कि माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या पर कितना प्रभाव पड़ेगा। फिर तीसरी चीज़ जिसको अभी मैंने कई बार बोल दिया है कि मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल कितनी है। ठीक है, अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सेल काफ़ी ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हो जाएंगे। और दूसरा, सेल के अंदर भी उस सेल के अंदर इंटरनल रीजन में जिस क्षेत्र में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो माइटोकॉन्ड्रिया उस क्षेत्र में मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्लैजिला की तरफ, फ्लैजिला के बेसल पोर्शन में आपको माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा मिलेंगे क्योंकि वहाँ पर मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो यूकैरियोटिक सेल्स में जो साइक्लोसिस होती है, साइटोप्लाज्म का जो कंटिन्यूस जो मूवमेंट होता रहता है, वो सेल ऑर्गेनल को, माइटोकॉन्ड्रिया को उस जगह पर ट्रांसपोर्ट कर देता है जहाँ पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस जगह पर है, न्यूक्लियस के पास में है या सेल सरफेस पर है या फ्लैजिलम के नीचे है या कहाँ पर है, तो ये चीज़ें उस चीज़ को डिसाइड करती हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कितने मिलेंगे और किस जगह पे मिलेंगे। तो इसी के साथ में ये वीडियो पूरा होता है। इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में हम माइटोकॉन्ड्रियल स्ट्रक्चर पे आ जाएंगे। अभी तक अपन माइटोकॉन्ड्रिया के इंट्रोडक्शन और नंबर की बात कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्ट्रक्चर की बात करेंगे, फिर कॉन्सिक्यूटली जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रक्चर से फिर फंक्शन की बात करेंगे। तो आप जुड़े रहें, कंटिन्यूसली वीडियो देखते रहें और स्टडी करते रहें। थैंक यू।